तो अगर आप मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस शेयर करना चाहते हैं तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन। इस संडे हम बात करेंगे लॉन्ग आवर स्टडी एंड शॉर्ट आवर स्टडी के बारे में। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को कर क्यों रहे हैं। जैसे कि मैं हर संडे लॉन्ग आवर स्टडी में हम इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में एक रेफरेंस के साथ में ड्रॉ करते हैं। तो इसे ड्रॉ करने का पर्पस क्या है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे हम चीज़ों को बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे कि हम कर क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आज हम ये देखेंगे कि लॉन्ग आवर स्टडी और शॉर्ट आवर स्टडी में डिफरेंस क्या होता है और वो हमें क्यों करनी चाहिए। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ भी सीख नहीं सकते, आगे आर्ट की फील्ड में आगे ही नहीं बढ़ सकते। लॉन्ग आवर स्टडी में सबसे पहले हम देखते हैं तो लॉन्ग आवर स्टडी क्या होती है, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक उसको टाइम देते हैं, उसके इनिशियल स्टेज पे बहुत उसको एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारा मोटिव होता है एक्यूरेसी, फिर हम चाहे रेफरेंस से करें या फिर हम लाइव ड्रॉ करें। तो जब भी हम रेफरेंस यूज़ करते हैं, रेफरेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हम बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं तो हम लाइव की चीज़ों को तो नहीं कर पाते। वो तो सभी जानते हैं कि अगर हम बिगिनर लेवल पे हैं तो लाइव की चीज़ों को देख के हम ड्रॉ शुरू में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रोपोर्शन इधर उधर होता है। क्योंकि लाइव की चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं और रैंडमली होती हैं, उसको हम इजीली ड्रॉ नहीं कर पाते। तो एक प्रोसेस वाइज जब हम चलते हैं ड्राइंग में, जैसे कि शुरू में हम स्टिल लाइफ लेते हैं और सिंपल सब्जेक्ट लेते हैं। सिंपल सब्जेक्ट इसलिए कि हमें जब हम टफ चीज़ों को लेते हैं तो उसको हम अच्छे से कर नहीं पाते और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि हम तो कर नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या करें हम। तो जब भी हम टफ चीज़ों को ले लेते हैं तो हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो। इसीलिए हमें शुरू में सिंपल सब्जेक्ट लेना है। और स्टिल लाइफ क्यों लेना है, तो स्टिल लाइफ इसलिए लेना है क्योंकि वो स्टिल है और वो सिंपल शेप्स में होती है। जैसे कि अगर कोई हम बॉटल ले रहे हैं या फिर बॉक्स ले रहे हैं तो वो बॉक्स स्क्वायर में होगा, रेक्टेंगल में होगा, तो शेप्स हमारे लिए ड्रॉ करने आसान होते हैं, क्योंकि शुरू में हमें लाइन से स्टार्ट करनी है, अपनी लाइंस पे काम करना है कि हमारी लाइन एक्यूरेट हो, फिर हम शेप्स पे काम करते हैं। तो अगर हम ड्राइंग के बेसिक्स को साथ में लेके चलते हैं और ड्रॉ करते हैं तो फिर हमारे लिए आगे जाना आसान हो जाता है। हम अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम कभी भी नहीं पहुंचेंगे, फिर से लौट के हमें वापस आना पड़ता है जहाँ से हमने शुरू किया है। तो हमें ये स्टेज का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोसेस वाइज ही जाएंगे। जैसे कि शॉर्ट आवर स्टडी में हम स्केचिंग करते हैं, किसी भी रेफरेंस को लेते हैं तो हम उस रेफरेंस को दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक लॉन्ग आवर स्टडी में, एक शॉर्ट आवर स्टडी में। लॉन्ग आवर स्टडी में जो हम अभी रिसेंटली कर रहे थे, अपना रेफरेंस लगा रहे थे और उसको हम उसकी इनिशियल मार्किंग पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे। यहाँ पर हमारा मोटो होता है कि हमें टाइम की परवाह नहीं करनी होती, हमें चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, क्योंकि शुरू में हमें बहुत ज़्यादा, किसी को आधा घंटा लगेगा, किसी को 1 घंटा लगेगा, किसी को 2 लगेगा, किसी को उससे भी ज़्यादा लगेगा। तो उसकी परवाह हमें नहीं करनी कि हम इतने कम टाइम में कैसे कर रहे हैं और सामने वाला तो बहुत स्पीड से करता है। क्योंकि हमारी जो स्पीड है उसको हम धीरे धीरे तब बढ़ती है वो हमारी स्पीड जब हम प्रोपोर्शन के लेवल पे बहुत सारा काम कर चुके होते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तब जाके जब वो सेंस हमारे अंदर आता है तब हमारी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि हमारे आँखें उस तरह से देखने लग जाती हैं, वो ट्रेंड हो जाती हैं चीज़ों को। और उसी के लिए हमें शॉर्ट आवर स्टडी भी करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट आवर स्टडी में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे हम जल्दी जल्दी अपने रेफरेंस चेंज करते हैं और उसको बहुत क्विकली ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हम उसके फील को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं बहुत कम टाइम में। उसके जेस्चर को ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है कि वो बॉडी कैसे कर्व हो रही है, सारे जेस्चर को हमें उसमें शो करना होता है। और इस तरह से तो हम बहुत जो स्टडी करते जाते हैं, फिर एनाटॉमी है, ये है, वो तो फिर बहुत डीप स्टडी हो जाती है। लेकिन उन सब को करने के लिए जो हमारी बेसिक ड्राइंग का नॉलेज हमारा
स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है, हम बेसिक सीख जाते हैं, उसके बाद हम जेस्चर भी कर सकते हैं, उसके बाद हम एनाटॉमी भी कर सकते हैं। फिर हम जितना टाइम देते जाएंगे डिफरेंट चीज़ों को, हम उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें लॉन्ग आवर स्टडी और शॉर्ट आवर स्टडी दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना होगा। जैसे शुरू में हम बहुत सारा टाइम देंगे अपनी लॉन्ग आवर स्टडी को, जिसमें हम सिंपल स्टिल लाइफ से स्टार्ट करेंगे, उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट, फिर 2, फिर 3 ऐसे करके, फिर उसको हम जब जिस अप्रोच को लेके हम ड्रॉ करते हैं कि इसका एंगल क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को जब देख के बना रहे हैं तो उसका हाफ भी बना पाएँ, उसका डबल भी बना पाएँ, उसका ट्रिपल भी बना पाएँ, तो वो होता है प्रोपोर्शन जजमेंट। जब हम इस तरह की स्टडी कर लेते हैं और सीख लेते हैं इस तरह की चीज़ें, तब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है आगे वर्क करना। या फिर मोबाइल से भी हम तब देख के बना सकते हैं, या फिर हम नेचर ड्राइंग कर सकते हैं, हम स्टिल लाइफ ड्राइंग कर सकते हैं, जो कि लाइव ड्राइंग होती है। तो लाइव ड्राइंग आगे चल के हम कर सकें, इसके लिए हमें सारी जो अपनी स्टडीज़ हैं उनको अलग अलग सेट करके चलना होगा। क्योंकि अगर हम लॉन्ग आवर स्टडी को बहुत टाइम दे चुके हैं तो हमारी अपने रेफरेंस को लेके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। जब हम उस रेफरेंस में 2D सरफेस रहता है, वहाँ हम चीज़ों को अप्रोच जो देखते हैं कि हमें एंगल कैसे देना है, हमें प्रोपोर्शन कैसे जज करना है, वो सारी स्टडी हम कर लेते हैं, वो सब चीज़ें सीख जाते हैं। फिर उसको हम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे भी कि हम रियल लाइफ में जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तो उसमें भी सेम बेसिक्स होता है। जैसे हम यहाँ रेफरेंस के साथ कर रहे थे कि स्टिल लाइफ ले रहे थे, सिंगल ऑब्जेक्ट ले रहे थे, सेम अप्रोच हमें लाइव ड्राइंग में भी करना होता है। क्योंकि शुरू में हम अगर किसी को देख के ड्रॉ कर रहे हैं, किसी के इंसान को देख के ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हिलता डुलता है, इधर उधर हो जाता है, तो फिर हम वो स्टडी को नहीं कर पाते। तो हम पहले रेफरेंस से स्टडी करते हैं, उसमें सारी चीज़ें सीखते हैं। धीरे धीरे जब हमारी स्पीड इंक्रीज होती है, उसके बाद हम लाइव चीज़ों पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम लॉन्ग आवर स्टडी कर रहे हैं तो हमें बाकी सारी चीज़ें स्किप करनी है। तो हमें साथ साथ हमें शॉर्ट आवर स्टडी यानी कि स्केचिंग भी करते रहनी चाहिए डेली बेसिस पे। लॉन्ग आवर स्टडी को अपना अलग टाइम देना चाहिए, फिर शॉर्ट आवर स्टडी यानी स्केचिंग को अलग टाइम देना चाहिए, और लाइव ड्राइंग को भी अलग टाइम देना चाहिए, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को लाइव ड्रॉ करते हैं। जैसे सिंपल इरेज़र हो गया, शार्पनर हो गया, पेन हो गया, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम जो भी देखते हैं अपने पास में, उनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा नॉलेज इम्प्रूव होते जाता है। तो आज हम यहाँ पर लॉन्ग आवर स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ हम सिंपल देखेंगे कि हम स्केचिंग के थ्रू कैसे हम चीज़ों को जज करते हैं। जैसे हम अब तक हम जो लॉन्ग आवर स्टडी में सीख रहे थे, वो यहाँ हम अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको हम बनाएंगे मोबाइल से। तो लॉन्ग आवर स्टडी में हम बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं कि हमें प्रोपोर्शन को अपने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, और अपनी चीज़ों के एंगल को, अपने सब्जेक्ट को कैसे स्टडी करना है, और उसी स्टडी को हम यहाँ पर फिर स्केचिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आर्ट रिलेटेड बहुत सारे जो स्टडीज़ हैं, जो मैंने ड्राइंग के बेसिक लेवल की हुई है, अभी 2-3 साल से मैं ड्राइंग के बेसिक्स पे काम कर रही हूँ, तो सारी चीज़ें मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। तो करते हैं स्केचिंग। तो यहाँ पे हमने एक पेपर लिया है सिंपल, जिसमें हम क्विकली स्केच करेंगे। जैसे हम रेफरेंस के साथ में सेम चीज़ों को, जो भी स्टिल लाइफ हमने लिया हुआ है सिंपल सब्जेक्ट, उसको हम स्टैंडिंग पोजीशन पे बिल्कुल धीरे धीरे एकदम एक्यूरेटली कर रहे थे कि हमारा साइज़ भी सेम होना चाहिए। A4 पेपर हमारा रेफरेंस है तो A4 साइज़ का होना चाहिए। बट यहाँ पर हमारा मोटिव है कि हम सिर्फ उसका फील को कैप्चर कर सकें कि एक पॉट रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा पॉट कितना बड़ा है, उसके सामने में एक एप्पल रखा हुआ है, उसके राइट साइड में 4 जो संतरे रखे हुए हैं एक बाउल के अंदर में। तो हाँ, हमें एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा सेम दिखाई दे, कि इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो हमारी स्केचिंग है वो एज इट इज़ दिखाई दे। तो हमने जो अभी तक प्रोपोर्शन के लेवल पे लॉन्ग आवर स्टडी में सीखा है,
वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ ऊपर से एज्यूम कर रही हूँ कि चीज़ें कहाँ आएंगी। अगर वो पॉट इतना बड़ा है तो सामने की प्लेट कितनी बड़ी होगी, एप्पल उसके कहाँ तक आएगा। जो लेफ़्ट वाला पॉट है उसके कितना दूर तक वो सामने वाला एप्पल आएगा। तो जब हम बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं तो वो जो सामने वाला एप्पल है उसका साइज़ हमें फाइंड करना मुश्किल हो जाता है कि वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। हम ड्रॉ कर चुके होते हैं, अब फिर देखते हैं अरे ये तो पीछे वाले जो जग है उसका वहाँ तक आ रहा था। फिर हम मिटाते हैं और हम डिटेल भी ऐड कर देते हैं बहुत सारी। इसीलिए हमें इनिशियल स्टेज पे बहुत प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है लॉन्ग आवर स्टडी में। उसके बाद जब हम चीज़ों को अच्छे से सीख जाते हैं तो इस तरह की स्केचिंग करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, बहुत फास्ट हम कर पाते हैं। यहाँ सिर्फ मैंने पेंसिल ली है जो कि चारकोल पेंसिल है, उसको मैंने ज़्यादा लॉन्ग लीड नहीं शार्प किया है, उसको सिंपल वे में, क्योंकि मैं यहाँ ट्राइपॉड में भी कर रही हूँ। तो सिंपल जो हम छोटी नोक वाली पेंसिल लेते हैं वो उससे भी हम कर सकते हैं। जब हम लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं तब हमें ओवरहैंड में ग्रिप में लॉन्ग लीड पेंसिल शार्प करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने बस जस्ट फील कैप्चर कर रही हूँ मैं इस रेफरेंस का कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर्व से कर रही हूँ, मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं ली है। तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेके भी कर सकते हैं। जैसे सेम चीज़ को हम स्ट्रेट लाइन से कर सकते हैं जब हमारा एंगल सही नहीं आता। जैसे ये बड़ा वाला जग है, उसका जब हमें एंगल सही समझ में नहीं आएगा तो हम उसको फिर स्ट्रेट लाइन से भी सिंपल छोटी चीज़ कर सकते हैं। इसको हम थंबनेल भी बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को सिर्फ क्विकली स्केच करके देखना। जैसे हम बड़ी पेंटिंग बनाते हैं तो उसका एक छोटा वर्जन पहले हम अपनी स्केचबुक में बना के देखते हैं कि हमारी पेंटिंग कैसे बनेगी, कहाँ आएगी, लाइटिंग क्या होगी, उसकी कलरिंग क्या होगी। वो सब चीज़ को हम वहाँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ कर रहे हैं कि इस रेफरेंस को हम क्विकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग चीज़ें स्टडी करते हैं। अभी मैं यहाँ पर शेडो के लिए सिर्फ एक बीच में एक लाइन दे रही हूँ और जिस तरफ से लाइट का सोर्स है, लेफ़्ट साइड से लाइट का सोर्स है तो राइट साइड में हल्का डार्कनेस है।
जब हमें डायरेक्ट कर्व ऐड करने में हमें परेशानी हो, हमें प्रोपोर्शन के लेवल पे दिक्कत जा रही हो, तो हम इस तरह स्ट्रेट लाइन में भी छोटी छोटी चीज़ों को करके देख सकते हैं, ताकि हमारी चीज़ें एक्यूरेट आए और वो सही से दिखाई दे। स्केचिंग हमें क्यों करनी चाहिए? ये है स्केचिंग का स्टेज 1, जहाँ हम छोटी-छोटी स्टिल लाइफ की चीज़ों को ड्रॉ करते हैं और इस स्केचिंग को हम बहुत हाई लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। स्केचिंग सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रख सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग आवर स्टडी में हम बहुत टाइम देते हैं, तो हर समय वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम स्केचिंग करते हैं। अब मैं यहाँ पर सेम वे में, जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे थे, अब उसी वे में मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट एक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत छोटी साइज़ में है। ये जो छोटे छोटे हम अभी स्केचेस कर रहे थे, सेम वे में हम यहाँ पर पोर्ट्रेट भी ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, मतलब जो भी एक मोटिव है हमारा, लोग बोलते हैं कि पोर्ट्रेट के लिए अलग कोर्स बनाते हैं कि ये पोर्ट्रेट का कोर्स है, अभी हम इसमें नाक सीखते हैं, हम आँख बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से कोई हम नहीं सीखते। हमारा अगर बेसिक क्लियर है, अगर लाइन के बारे में हम जानते हैं अच्छे से, हमारी लाइन पे, प्रोपोर्शन पे, हर चीज़ पे हमारी पकड़ अच्छी है, तो हम स्टिल लाइफ भी ड्रॉ कर पाएंगे और पोर्ट्रेट भी ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ अप्रोच हमें सेम करना है। पहले चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है, जैसे हमने सीखा है शुरू में। उसके बाद में हम धीरे धीरे कर्व ऐड करेंगे। तो यहाँ हमें डिटेलिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, सिर्फ बाहरी आउटलाइन हम बना रहे हैं। और यहाँ भी मेरा एक्यूरेट बनाने का नहीं है मोटो, यहाँ पर हम यहाँ फील को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पोर्ट्रेट के फील को हमें कैप्चर करना है। एक्यूरेसी हम कहाँ देखेंगे? जब हम लॉन्ग आवर स्टडी करेंगे, जो कि हम अपने ईज़ल पे साइड बाय साइड चीज़ों को रखते हैं और वहाँ बहुत टाइम लगाते हैं, एक एक चीज़ को, एक एक एंगल को, प्रोपोर्शन को, सारी चीज़ों को चेक करते हैं कि हम पीछे जाते हैं, 4 कदम पीछे जाके फिर देखते हैं कि हमें क्या गड़बड़ है, हमारी मिस्टेक्स को हम सुधारते हैं। तो मिस्टेक्स को सुधारने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो उन टेक्निक्स को देखते हुए हम अपनी ड्राइंग में जितनी मिस्टेक ढूंढेंगे और जितना उसको सुधारेंगे, उतनी स्केचिंग भी हमारी फाइन होती जाएगी। तो जो अप्रोच मेरा स्टिल लाइफ को लेके था, सेम चीज़ मैं यहाँ पोर्ट्रेट में भी कर रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी के बारे में, कि जैसे कि लॉन्ग आवर स्टडी डेली बेसिस पे करना पॉसिबल नहीं होता, तो हमें वो भी करनी, शुरू में तो हमें करनी ही होती है। लॉन्ग आवर स्टडी को ज़्यादा करना होता है स्केचिंग के मुकाबले में। जब हम बहुत दिन तक लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं, उसके बाद जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, फिर हम स्केचिंग भी स्टार्ट करते हैं, साथ में डूडलिंग भी स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, हम बिना देखे भी कुछ ड्रॉ कर पाएँ। तो सारी चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना होता है। लॉन्ग आवर स्टडी और स्केचिंग और डूडलिंग, सब को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम सिर्फ अगर लॉन्ग आवर स्टडी सिर्फ कर रहे हैं, तो हमारा बनाने का जो तरीका है वो तो सही रहेगा, हमारा चीज़ें भी बहुत अच्छी आएंगी, लेकिन हम कभी अगर बाहर स्केचिंग गए, अब स्पीड हमारी इंक्रीज़ होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लाइव स्टडी करते हैं तो बाहर की चीज़ों को, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है वहाँ ड्रॉ करने के लिए। अगर हम ड्रॉ भी कर रहे हैं, साथ के साथ कलर में पेंटिंग भी कर रहे हैं, तो हमें जल्दी क्विक स्केचिंग हमारी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें, वेदर चेंज हो जाता है तो हमें धूप रहती है तो उतनी देर हम नहीं बैठ पाते, अगर मौसम ख़राब हो रहा है तो भी हम ज़्यादा देर स्केचिंग नहीं कर पाते। अगर कोई पेरिशेबल चीज़ों को अगर हम कर रहे हैं, कोई पॉट रखा हुआ है सामने में, तो हमारी ड्राइंग करते करते तक तो वो मुरझा ही जाएगा, बिल्कुल कोई फ्लावर को ड्रॉ करें। तो हमारी स्केचिंग का इम्प्रूव होना, स्पीड का इंक्रीज़ होना भी साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हम सिर्फ हॉबी के लिए करें तो बात अलग है कि हम धीरे धीरे बैठ के बना रहे हैं, अदरवाइज़ हमें बहुत सारी इस तरह की स्केचेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंटली स्केचिंग करते हैं तो हमारी स्केचिंग डे बाय डे इम्प्रूव होती जाती है। तो आप मेरे साथ स्केचिंग अगर कर रहे हैं तो मुझे टैग करके इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या इस तरह की और भी चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। अब मैंने अलग अलग कुछ भी चीज़ नहीं सीखी है, ना मैंने पोर्ट्रेट अलग से सीखा है, ना अभी मैंने जेस्चर सीखा हुआ है, ना मैंने एनाटॉमी सीखा हुआ है। सिर्फ बेसिक के अपने ड्राइंग के नॉलेज पे, जो मेरे बेसिक ड्राइंग का नॉलेज है कि लाइन प्रोपोर्शन कहाँ होना चाहिए, लाइन में फ्लो कैसे आनी चाहिए, वो अलग अलग जब हम सीखते हैं, जैसे कि मैंने लाइन एक्सरसाइज के बारे में बताया था, वो अगर हम अच्छे से करते हैं तो हमारी लाइन स्ट्रॉन्ग दिखती है। फिर जो मैंने बताया था कि लॉन्ग आवर स्टडी करनी है जिससे हमारी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी इंक्रीज़ होती है कि चीज़ें किसके अकॉर्डिंग में कितनी बड़ी हैं। फिर इस तरह से हम जेस्चर ड्राइंग भी कर पाते हैं, एनाटॉमी भी कर पाते हैं। हर चीज़, हमारा बेस अगर क्लियर नहीं है, हमारी लाइंस क्लियर नहीं है, हमारी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी क्लियर नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं ड्रॉ कर पाते। मैंने अभी जेस्चर की स्टडी नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ ट्राई करके देख रही हूँ कि अगर ये जेस्चर ड्राइंग बनेगी तो कैसे बनेगी, लेकिन सिंपल वे में कर रही हूँ मैं अभी यहाँ। तो अगर हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है तो हम फिर एनाटॉमी अगर सीखें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम हर समय तो सीरियसनेस के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते ना। जब हम लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं तो हम बहुत सीरियस होते हैं अपने आर्ट को लेके, उसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एक्यूरेसी लाने की कोशिश करते हैं, रियलिज़म लाने की कोशिश करते हैं। जब हम उसमें शेड्स करते हैं तो भी हम विदाउट ब्लेंडिंग और रियलिस्टिक बनाने के अप्रोच से करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर कर रहे हैं जो भी ड्राइंग, वो सिर्फ मज़े लेने के लिए कर रहे हैं ताकि हमें मज़ा आए। जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो स्केचिंग हमें करनी है अपने मज़े के लिए, और स्केचिंग करते करते हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती है, जहाँ हम अपनी लॉन्ग आवर स्टडी की जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस स्केच में अगर हम देखें तो अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो जो फर्स्ट स्केच था उसमें जितनी स्पीड मेरी थी उससे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। 3-4 स्केचेस में सिर्फ इतना फ़र्क हो जाता है, क्योंकि मैंने थोड़ा, मेरा बीच में कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक हो गई थी, जिसके कारण मेरी स्केचिंग और स्लो हो गई। तो जितना हम डेली बेसिस पे स्केचिंग करते जाएंगे हमारी देखने की क्षमता उतनी बढ़ती है, उतनी स्पीड बढ़ती है बनाने की। यहाँ मैं सिर्फ रफ़ आइडिया लेके कर रही हूँ कि चीज़ें कहाँ कहाँ पर आएंगी, इसको एक बार सेट कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा सा लाइनिंग और डार्क करूँगी, क्योंकि चारकोल पेंसिल भी इरेज नहीं होती है। अगर हम 2B की पेंसिल लेते हैं या फिर हार्ड पेंसिल्स लेते हैं लाइट कलर की, तो उसको इरेज करना आसान होता है। लेकिन मैं यहाँ स्केचिंग कर रही हूँ, ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, जो कि लॉन्ग आवर स्टडी में हम इरेज का फुल यूज़ करते हैं। वहाँ हमें एक एक मिस्टेक्स को सुधारना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी मिस्टेक्स को सिर्फ ऑब्जर्व करूँगी और जो भी नेक्स्ट स्केच मेरी होगी उसमें सुधारने की कोशिश करूँगी। जैसे कि इस स्केच में मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मुझे दिखाई दे रही है कि लेफ़्ट वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है और थोड़ी लंबी भी हो गई है, तो उसको मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ और अपनी मिस्टेक्स को फाइंड भी कर पा रही हूँ। तो किसी मास्टर आर्टिस्ट में और बिगिनर में से यही डिफरेंस होता है कि जो आर्टिस्ट होता है, बड़ा आर्टिस्ट होता है, वो अपनी गलतियों को
जानते हैं कि मुझसे यहाँ क्या गलती हुई है। और बिगिनर जहाँ तक देख पाता है उसके बाद वो गिव अप कर देता है, तो उसी से ही आर्ट वर्क में डिफरेंस आता है, अदरवाइज और कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो स्केचिंग में अभी आपका क्लियर हुआ होगा कि स्केचिंग में हमें क्या अप्रोच लेना है, लॉन्ग आवर स्टडी जो हम कर रहे थे उसमें कैसे करना है। दोनों के अगर कॉम्बिनेशन को हम साथ में बना के चलते हैं तो हमारे लिए ये आर्ट की जर्नी बहुत आसान हो जाती है और हम सीखते भी हैं। सही दिशा में प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। तो अगर आपको स्केचिंग का ये सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे मैसेज में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैसेज में मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा। जो जो मैंने बोला है उसको नोट्स भी कीजिएगा। अगर आप नोट करेंगे तो आप याद रखेंगे। आप अपनी आर्ट की जर्नी में जो जो चीज़ें सामने में आती हैं, जो अच्छी चीज़ें, जो आपको लगता है कि हम ऐसे तो बहुत सारे वीडियो देखते हैं, दिन भर में पता नहीं हम कितने वीडियो देखते हैं, लेकिन हम आज जो देखते हैं वो कल भूल जाते हैं। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि हम जितने सारे रील्स देखते हैं उसमें से हमें एक भी याद नहीं रहता दूसरा दिन। तो हमें स्टडी करनी है, ना कि हमें सिर्फ देखना है और भूल जाना है। तो अपना नोट्स ज़रूर बनाइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है कि ये स्टडी हम किस लिए करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम क्यों करते हैं। तो सारी चीज़ों को अगर हम लिख लेते हैं एक नोट में तो हम उसको कभी दोहराते नहीं हैं। तो इस रेफरेंस में मैंने सेम अप्रोच किया है। मैं बीच में एक स्टिल लाइफ ले रही हूँ, फिर एक मैंने पोर्ट्रेट किया था, अभी मैं फिगर ड्राइंग कर रही हूँ। तो मैंने किसी भी चीज़ की स्टडी अलग अलग नहीं की है। मैंने सिर्फ अपनी लॉन्ग आवर स्टडी में लाइन, प्रोपोर्शंस, एंगल्स, सिर्फ 3 चीज़ें सीखी हैं, जिसके बेसिस पे मैं पोर्ट्रेट भी स्केच बना पा रही हूँ और ये फिगर ड्राइंग भी कभी मैंने ट्राई किया है कि मैं बना सकूं। तो आप भी अगर चीज़ों को अलग अलग सीखते हैं कि अब पोर्ट्रेट सीखना है, मुझे फिगर ड्राइंग सीखना है, मुझे एनाटॉमी सीखना है, मुझे जेस्चर सीखना है, तो कुछ नहीं, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं तो आप कुछ भी बना पाते हैं। यहाँ मेरा मोटो एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें शुरू में इतना क्विक भी नहीं करना है कि हमारे प्रोपोर्शन बिल्कुल ही बिगड़ जाए। हम थोड़ा धीरे कर सकते हैं और वो धीरे धीरे फिर कंसिस्टेंटली हम करते रहते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो स्केचिंग का ये सेशन अगर आपने पूरा एंडिंग तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप बहुत सीरियस हैं अपने आर्ट को लेके। क्योंकि हमें शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस देखने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, जिसे हम सीख सकें। लेकिन उन वीडियो से हम कुछ भी नहीं सीख सकते, वो ऊपर से होते हैं। उनके बेसिक को हमें जानना नामुमकिन होता है। अगर हम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इस तरह के हमें लॉन्ग फॉर्म के वीडियोस देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय.